हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की रिवीजन क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर से बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर जिनका नाम है निस्सिम इस्किल। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे इनका पोइट्री कलेक्शन हो या इनकी जो पोएम है उनसे क्वेश्चन बनता है। इनकी बायोग्राफी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं पीवाईक्यूज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। और उम्मीद है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी रहिए। और एक और सजेशन है आप लोगों के लिए, आप में से जो भी लोग नए हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या इसके अलावा जो लोग पहले से क्लास ले रहे हैं, यदि आप लोग विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन मिल्टन दोनों पे रिवीजन क्लास चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियोस को सर्च कीजिएगा। वहां आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की 3 या 4 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जॉन मिल्टन के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है आप मुझे बताइएगा। आई थिंक वो टीजीटी पीजीटी के जो रिवीजन वीडियोस है वहां पे हैं, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निस्सिम इज़किल इज वाइडली रिगार्डेड एज द। तो निस्सिम इस्किल को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। काफी ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। या ये भी पूछा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो आपको याद रखना है निस्सिम इस्किल। इनका जन्म आपको ध्यान रखना है कब हुआ। 1924 में जन्म होता है, 2004 में इनकी डेथ होती है। बेने इजराइल कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेने इजराइल कम्युनिटी, ये ज्यू रहते हैं और इसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। ओके। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री क्यों बोला जाता है? इसका रीजन ये है बिकॉज ही इंट्रोड्यूस अर्बन सेंसिबिलिटी, आयरनी, रियलिज्म एंड मॉडर्निस्ट टेक्निक इनटू इंडियन इंग्लिश वर्ड्स। इनके पहले किसी ने भी रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या रियलिस्टिक अप्रोच के तरीके से हम कह सकते हैं पोएम नहीं लिखी थी। ओके। निस्सिम इस्किल वॉज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बॉम्बे मुंबई में। ओके, बॉम्बे मुंबई में। और इन्होंने इस कंट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है एज बार्बरिक सिटी, सिक विथ स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विथ रेन्स। ठीक है, तो बार्बरिक सिटी क्या है आपको याद रखना है, मुंबई। इनका जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1924 को। ही बिलोंग टू विच कम्युनिटी? मैंने बताया आपको, बेने इजराइल जूइस। काफी ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। नेक्स्ट है मराठी स्पीकिंग फैमिली थी, आपको ध्यान रखना है मराठी स्पीकिंग बेने इजराइल जूइश कम्युनिटी। इनका कलेक्शन काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इनका पहला कलेक्शन आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारे कलेक्शन एक साथ ही बता रही हूँ ताकि आप याद कर पाए, अदरवाइज आपको जब कलेक्शन से क्वेश्चन आएंगे क्रोनोलॉजी से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनका जो पहला कलेक्शन है वो है अ टाइम टू चेंज। अ टाइम टू चेंज ये आता है 1952 में। इसके बाद इनका कलेक्शन आता है 69 पोएम्स। ओके, 69 पोएम्स ये आता है 1953 में। इनका थर्ड कलेक्शन आता है द थर्ड, थर्ड कलेक्शन का नाम ही है द थर्ड, 1959 में। ओके, 1953 में आता है 69 पोएम्स। द थर्ड आता है 1959 में। इसके बाद इनका आता है द अनफिनिश्ड मैन। द अनफिनिश्ड मैन आता है 1960 में। भी आपको सारे कलेक्शन डेट के साथ मिल जाएंगे, मैं सिर्फ आपको डेट याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। और इनका एक और कलेक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 1965, इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1976 में लिखा था हिम्स इन डार्कनेस। क्या लिखा था? हिम्स इन डार्कनेस। एक और कलेक्शन जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलता है, लेटर डे साम्स, 1982 में आता है लेटर डे साम्स। तो ये सारी डेट्स आपको थोड़ा सा याद रखनी है, जब आप कई बार क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला कलेक्शन आपको याद रखना है। डेब्यू कलेक्शन क्या था? अ टाइम टू चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन। Which poem of Ezekiel is prescribed in many Indian schools and his best known poems? तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी बेस्ट नोन पोएम्स हैं एंड ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये प्रेस्क्राइब्ड है। इसमें आपको सेल्फहुड मदर की थीम देखने को मिलेगी और इंडिया का कल्चर भी देखने को मिलेगा। ओके, इंडिया का कल्चर, सेल्फलेस मदरहुड की थीम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं रेशनलिज्म वर्सेस साइंस, सॉरी रेशनलिज्म वर्सेस सुपरस्टिशन। तो ये भी आपको याद रखना है।
इस पोएम को आप लोग एक बार ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स भी आपको मिल सकती हैं यहाँ से, तो जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ प्राइमरली अबाउट, सो इट इज़ अबाउट चाइल्डहुड मेमोरी एंड मदर सफरिंग। मदर क्या कहती हैं कि अच्छा हुआ कि स्कॉर्पियन ने उन्हें काट लिया, उनके बच्चों को छोड़ दिया। शी वॉज सो ग्लैड दैट शी वॉज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन एंड हर चिल्ड्रन आर सेफ। ओके, तो ये दिखाता है सेल्फलेस मदरहुड को। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, विच पोएम डिपेक्ट्स द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ अ मदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। विच कलेक्शन कंटेन्स द पोएम एंटरप्राइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एंटरप्राइज है द एग्जैक्ट नेम में, एग्जैक्ट नेम अभी मैंने आपको बताया। इसका पब्लिकेशन ईयर है 1965। इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट पोएम्स मिलेंगी। एंटरप्राइज वन द विच अवार्ड, एंटरप्राइज के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिलता है? तो देखिए, एंटरप्राइज के लिए इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको आप लोग कट कर दीजिए। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि एंटरप्राइज पोएम किस कलेक्शन में आती है। ठीक है, एंटरप्राइज पोएम का कलेक्शन नेम आप बता सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन? तो ये 1960 में एक कलेक्शन आता है, द अनफिनिश्ड मैन। यहाँ से देखिए, निशिन मिस्किल से जो क्वेश्चन बनते हैं, कलेक्शन नेम, पोएम नेम, इंपॉर्टेंट लाइंस और इनकी बायोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड बनते हैं और सिमिलर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो इन्हें लेटर डे साम्स के लिए मिलता है 1983 में। विच पोएम इज सटायर ऑन इंडियनाइज्ड इंग्लिश? तो इसका आंसर होगा गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन रॉन्ग है। इसका होगा गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए, पुष्पा टीएस। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, सटायर ऑन इंडियनाइज्ड इंग्लिश। और यदि हम बात करें द पैट्रियट की थीम की, तो इसमें यहाँ पे परफॉर्मेटिव पैट्रियटिज्म की बात की जा रही है, जहाँ पे एक स्पीकर जो है अपनी कंट्री के जो लिए जो लव है उसके बारे में कंटिन्यूसली बूस्ट करता है। वो एंशिएंट इंडियन विजडम को दिखाता है, वर्ल्ड पीस के बारे में अपनी डिजायर को बताता है, लेकिन उसका जो पैट्रियटिज्म है वो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है। ओके, तो ये पैट्रियट पोएम की थीम आपको ध्यान रखनी है। हालांकि चारों ही ऑप्शन गलत है। पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये शेक्सपियर के वर्क से यहाँ से टाइटल लिया गया है और इसमें बताया गया कि पोएट लवर और बर्ड वॉचर तीनों को ही पेशेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ओके, इसको कट कर दे रही हूँ मैं और पीडीएफ भेज दूंगी, आप यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज फेमस फॉर इट्स, तो अभी मैंने आपको बताया इंडियन इंग्लिश इडियम्स एंड सटायर के लिए फेमस है और यहाँ पे सटेरिकल टोन ही है राइटर के। द पोएम humorously reproduces इंडियन इंग्लिश स्पीच। ओके, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोएट दिखाते हैं, सटराइज करते हैं कि इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं तो कितना सुपरफिशियल होता है और जो इंडियन इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा दिखावटी होती है। ओके, विच पोएम प्रेजेंट्स अ ह्यूमरस पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन टीचर? ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर, द प्रोफेसर पोएम है, ह्यूमरस पोर्ट्रेट है एन इंडियन टीचर की, जो काफी ज्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत समय बाद अपने स्टूडेंट से मिलते हैं और वो अपने बेटों के बारे में बताते हैं कि उनके दो बेटे बहुत ज्यादा अच्छी जॉब में है, पर वो थर्ड बेटे के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। अपनी बेटियों के बारे में बताते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है। तो एक आपको पैट्रियार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है, एक मतलब बहुत ज्यादा लिबरल माइंडसेट नहीं देखने को मिलता। इवन वो अपने थर्ड बेटे के बारे में भी बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करती क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो सेटल नहीं है। ओके, मिडिल क्लास इंडियन एटीट्यूड को ये सेटराइज करती है पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, निस्सिम स्किल रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटर डे साम्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया 1982 में इन्हें मिलता है, 1983 में एक्चुअली मिलता है, सॉरी 82 में पब्लिश है और 1983 में इन्हें अवार्ड मिलता है।
तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, 83 में इन्हें अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है निसिम इस्किल रिसीव्ड विद सिविलियन अवार्ड इन 1888 1988। तो 1988 में इन्हें मिलता है पद्मश्री। पद्मश्री ने कब मिलता है? 1988 में। ओके, तो 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो ये कि बेने इज़राइल जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी है। और इनकी फैमिली पहले इज़राइल रहती थी, लेकिन बाद में इंडिया माइग्रेट हो जाती है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के तौर पे हम जानते हैं। और इन्हें अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण इनकी 2004 में डेथ हो जाती है। इन्होंने कुछ मैगजीन में हम कह सकते हैं एज एन एडिटर भी काम किया था, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम उसका नाम देखते हैं। 3 आपको मैगजीन याद रखनी है, या पीरियोडिकल आप कह सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। क्वेस्ट है, इम्प्रिंट, थर्ड इज पोएट्री इंडिया। ओके, पोएट्री इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्ट क्रिटिक थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एडिटर थे ये इलस्ट्रेटेड वीकली में भी। तो देखिए, आप नाम याद रखे रहेंगे तो यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इन्होंने एक मंथली मैगजीन फाउंड की थी, फाउंडेड मंथली मैगजीन थी ये, इम्प्रिंट। 1961 में इन्होंने फाउंड की थी, ये आप याद रखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्ट क्रिटिक थे। पोएट्री इंडिया को इन्होंने एडिट किया था 1966 से 67 तक एडिट किया था इसे। ओके, और क्वेस्ट के ये एडिटर थे। क्वेस्ट के ये एडिटर थे। क्वेस्ट क्या है? एक क्वार्टरली है। 1954 से 1975 के बीच में ये एडिटर रहे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ही को फाउंडेड अ लिटरेरी मंथली मैगजीन जिसका नाम था जम्पो। ठीक है, इन्होंने को फाउंड किया है जम्पो, ये नाम आपको याद रखना है। 1961 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके, पद्मश्री मैंने आपको बताया 1988 में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय निसिम इस्किल? तो द बस इन्होंने नहीं लिखी है। प्रोफेसर, द प्रोफेसर, बैकग्राउंड ग्रेजुअली, फिलोसफी, ये सब इन्होंने लिखी है। द बस इज बाय अरुण कोलाट। ओके, बैकग्राउंड ग्रेजुअली ये पोएम कैसी है? तो ये पोएम इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। जो भी स्टूडेंट्स निसिम इस्किल को डिटेल में पढ़ रहे हैं उनको एक सलाह है कि आप जितनी भी पोएम देख रहे हैं, बैकग्राउंड कैजुअली, एंटरप्राइज, फिलोसफी, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इन सारी पोएम को आप लोग पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, बट एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको लाइन्स याद हो जाएंगी। इसमें इनकी पर्सनल और लिटरेरी जर्नी को दिखाया गया है। विच सिटी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एजिकल पोएट्री? तो बॉम्बे, मुंबई को इन्होंने अपनी पोएम में दिखाया है। बॉम्बे, मुंबई काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अर्बन बॉम्बे को ये दिखाते हैं। सेंट्रल थीम क्या है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर की? तो मैंने आपको बताया था पेशेंस, पेशेंस एंड परफेक्शन इन आर्ट एंड लव। मतलब जैसे पोएट होता है, उसको अगर थॉट चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, तो उसको पेशेंस रखना होगा। लवर को भी पेशेंस रखना होगा, और बर्ड वॉचर को भी पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास हेल्पफुल है और आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे होंगे। ओके, दिस पोएम argues that success in poetry, love and word watching requires patience। ये आपको थीम याद रखनी है। Which poetic quality is most associated with Ezekiel? तो इनकी पोएटिक क्वालिटी और थीम आपको याद रखनी, आयरनी एंड अर्बन रियलिज्म। ठीक है, आयरनी एंड अर्बन रियलिज्म। थीम की अगर हम बात करें, थीम इनकी पोएम में लाइफ इन द सिटी देखने को मिलती है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, जहां से भी मुझे याद आ रहा है कि पढ़ा है मैंने। So his poetry is noted for irony, wit, realism and urban consciousness. Which collection was published in the year 1960? तो मैंने बताया था The Unfinished Man। एक बार यहाँ पे सभी कलेक्शन के ईयर में बता दे रही हूँ। A Time to Change आता है 1952। 60 पोएम्स, 69 पोएम्स आई थिंक था, वो 1953 में आता है। द एग्जैक्ट नेम भी आता है 1965 में। द थर्ड, ये थर्ड कलेक्शन था 1959। ओके,
60 पॉइंट्स है, 69 आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। एजिकल पोएट्री रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? अर्बन मिडिल क्लास एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। ऑर्डिनरी सिटी लाइफ एंड मॉडर्न एग्जिस्टेंस को इनकी पोएम दिखाती है। विच वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1965? 1965 में कौन सा कलेक्शन इनका आता है? द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इनके कलेक्शन के नेम आपको याद रखने हैं, कई बार आपसे सीक्वेंस में लगाने को पूछा जाएगा। विच लिटरेरी मूवमेंट इन्फ्लुएंस एजिकल द मोस्ट? किस लिटरेरी मूवमेंट ने इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है? तो मॉडर्निज्म ने इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। मॉडर्निस्ट कंसर्न एंड टेक्निक इनकी पोएट्री में देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वर रिटन बाय नसीम इस्किल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 3 प्ले लिखे हैं। नलिनी, मैरिज पोएम, स्लीप वॉकर। ओके, नलिनी, नेक्स्ट इज मैरिज पोएम, क्योंकि इसका नाम है मैरिज पोएम तो इसलिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और एक है स्लीप वॉकर्स। तीनों का आप नाम याद रखिए, जिसमें नलिनी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ओके, बाकी हैवदन, तुगलक और नागामंडला ये हमने डिस्कस किया था, गिरीश कर्नाड के प्लेज हैं। नसीम इस्किल वर्क एज, नसीम इस्किल ने वर्क किया है क्या पोएट के तौर पे सिर्फ? क्या पोएट एंड नॉवलिस्ट? नहीं, पोएट, क्रिटिक, एडिटर एंड प्ले राइटर। एडिटर भी रहे, मैंने आपको बताया है। इन्होंने क्रिटिकल वर्क भी लिखा है, नाइपोल्स इंडिया एंड माई। ओके, नाइपोल्स इंडिया एंड माई, ये आपको वर्क ध्यान रखना है। Which statement best describe Ezekiel's contribution? So he was a major figure in the establishment of modern Indian English poetry rooted in Indian experience. इन्होंने इंडियन इंग्लिश पोएट्री को स्टैब्लिश किया है एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर। अब हम कुछ पोएम को देखते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो ये एक नैरेटिव पोएम है जिसमें हम एक देखते हैं रूरल इंडियन मदर इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन while her superstitious neighbors and rationalist father react in contrasting ways. तो superstitious neighbors क्या करते हैं? कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, मर्मर करते हैं, ये बोलते हैं कि इनके पिछले जन्म का कर्म है, बहुत सारी चीजें। और जो इनके रेशनलिस्ट फादर हैं वो बहुत सारे कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। Poet lover and bird watcher, this poem is an exploration of the creative process that draws parallel between writing poetry, pursuing love and bird watching. इन सभी में पेशेंस एंड परसिवरेंस की काफी ज्यादा जरूरत है। ओके, फिलोसफी पोएम, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज, बिगिनिंग विद द थॉट ऑफ लाइफ्स मेसी ओरिजिन एंड मूविंग टुवर्ड द वर्च्यू ऑफ कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। तो फिलोसफी पोएम काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रोफेसर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें सिर्फ प्रोफेसर ही बोलते हैं और स्टूडेंट की सिर्फ बात सुनता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की आप खासियत जानते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है वो अपने बारे में ही बताता है ज्यादातर चीजें। इट सैटिराइजेस द फॉर्मल often slightly pompous English spoken by certain retired Indian academics. Goodbye Party for Miss Puspa T.S. A humorous and affectionate look at the distinct idioms, mannerism and culture of Indian English speakers. Okay? सो दिस वॉज ऑल अबाउट नसीम इस्किल। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट करते जाइए। नसीम इस्किल की द बैकग्राउंड कैजुअली से एक पोएम, एक लाइन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर माई बेसमेंट रूम। मैं नोट कर दे रही हूँ आपके लिए। फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, ये इनके 3 कंपेनियंस रहे हैं। 3 कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। तो ये कहाँ से आती है लाइन्स? बैकग्राउंड कैजुअली से काफी ज्यादा पूछी गई है लाइन्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द बेस्ट पोएट वेट फॉर वर्ड्स। तो आप समझ गए होंगे लाइन कहाँ से आई होगी? नसीम इस्किल के पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर से। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से लाइन है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। तो ये आपको याद रखनी है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। कितने समय के लिए स्कॉर्पियन के का जो स्टिंग है, जो पॉइजनस जो रहता है स्टिंग, उसका असर रहता है तो 20 आवर्स के लिए। यहाँ पे लाइन है, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म्स हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकार्नेशन, आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। ओके, इनके
फादर ने क्या किया था इनकी मदर के ऊपर जो कि स्टिंग का जो असर था उसको खत्म करने के लिए, तो इन्होंने पैराफिन को पोर किया था। ठीक है, पैराफिन मतलब मिट्टी का तेल, और उसमें मैच लगाई थी। कई बार होता है कि जब मिट्टी का तेल लगा दो तो जहर का असर खत्म हो जाता है। ओके, सेंट्रल थीम नसीम मिस्किल की पोएम में क्या देखने को मिलती है? तो इनकी पोएम में आपको सेंट्रल थीम देखने को मिलती है एलिनेशन। ये आप याद रखेंगे, सेंट्रल थीम देखने को मिलती है एलिनेशन। नोट डाउन इट। इनकी पोएम में लाइफ इन द सिटी आपको थीम देखने को मिलेगी, एलिनेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ इन्होंने इंडियन थीम भी दिखाई है और इंडियन इंग्लिश को इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। यदि हम बात करें इनकी बायोग्राफिकल डिटेल की, तो इन्होंने खालसा कॉलेज बॉम्बे में एज अ लेक्चरर पढ़ाया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने कुछ मैगजीन को एडिट किया है जिसमें क्वेस्ट इम्प्रिंट है, दोनों याद रखना है। पोइट्री इंडिया भी नाम याद रखना है। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के ये असिस्टेंट एडिटर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट हिज वर्क्स। इन्होंने क्रिटिकल वर्क लिखा है जिसका आपको नाम याद रखना है, नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड। तो इन्होंने नाइपॉल की व्यूज को क्रिटिसाइज किया है। नाइपॉल का एक वर्क मैंने आपको बताया था, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, 1964 में लिखा था। और यहाँ पे वीएस नाइपॉल के जो आप कह सकते हैं जो भी पोर्ट्रेयल था उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है निस्से मिस्किल ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको इंग्लिश लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में याद रखना है जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस। जब ये वर्क लिखा गया था तो इसको चिनोआ अचेबे ने जब पढ़ा था तो थिंग्स फॉल अपार्ट उन्होंने लिखा था, क्योंकि वहां पे अफ्रीकन कल्चर हार्ट ऑफ डार्कनेस पे बहुत ज्यादा पुअर दिखाया गया था, उतना अच्छा नहीं दिखाया गया था। तो यहाँ पे चिनोआ अचेबे ने वर्क लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, उसको आप कह सकते हैं रिप्लाई करने के लिए। एक लाइन है जो आपको याद रखनी है मुंबई के बारे में, बार्बरिक सिटीज सिक विद स्लम्स डिप्राइव्ड ऑफ सीजंस ब्लेस्ड विद रेन्स। ये लाइंस किसने लिखी है? तो निस्से मिस्किल ने लिखी है मॉर्निंग वॉक पोएम में। पैट्रियट पोएम आपको ध्यान रखनी है, पैट्रियट है, फिलोसफी है, बैकग्राउंड कैजुअली है, ये सारी पोएम्स आपको नाम ध्यान रखनी है। इसके अलावा लाइंस आप लोग पढ़ लेंगे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को आप जरूर पढ़िएगा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर कौन से, अक्सर क्वेश्चन ये बन जाता है, तो निस्से मिस्किल प्रोफेसर थे वहां पे। और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 1983 में लेटर डे साम के लिए। ओके, इनकी एक पोयम है द हिल ऑफ देवी। द हिल ऑफ देवी, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। कलेक्शन को एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा दे रही हूँ। अ टाइम टू चेंज 1952, 69 poems 1953, the third 1959, the unfinished man 1960, the exact name 1965, hymns in darkness 1976, latter day psalms 1982। 1983 में से साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। इनकी पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये सैटेरिकल है, बाबू इंग्लिश को क्रिटिसाइज करती है। इनका एक और कलेक्शन आता है कलेक्टेड पोएम्स 1989 में। ठीक है, पोएम आपको ध्यान रखनी है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, बैकग्राउंड कैजुअली, फिलोसफी, एंटरप्राइज, ये सारी पोएम्स इंपॉर्टेंट है। और प्लेज इनके हैं नलनी, मैरिज पोएम, स्लीव वॉकर्स। प्रोज वर्क, नॉन फिक्शन वर्क में हम कह सकते हैं नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड। अ मॉर्निंग वॉक, ये पोएम बार्बरिक सिटी बताती है बॉम्बे को। ठीक है, एक लाइन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, होम इज अ प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। ये लाइन कहाँ से है? एंटरप्राइज से। So this was all about Nissim skill. In the next class, we will discuss Rabindranath Tagore through PYQs. So thank you all. Take care. We will meet again in the next class.